किसी राष्ट्र की स्थिति का आकलन उसकी महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। ये शब्द थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, और ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से कहीं ज्यादा। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा करने वाले हैं, जो पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है, नारी शक्ति और भारत के आर्थिक विकास में इसकी क्या भूमिका है। ऐसा लग रहा है कि भारत की जो विकास गाथा है वो एक नए अध्याय में जा रही है, जहां महिलाएं अब सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं है जी, बल्कि अर्थव्यवस्था की संचालक ड्राइवर्स बन रही हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये चर्चा देखिए यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खास तौर पर अहम है। मेंस हो या प्रीलिम्स, ये गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी कई पेपर्स को छूता है। बिल्कुल। और आम लोगों के लिए भी, जो देश के आज के सोशो इकोनॉमिक माहौल को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिलचस्प है। सही बात है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि पीआईबी के इस लेख के तथ्यों और विश्लेषण के जरिए महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के जो ट्रेंड्स हैं, उसका महत्व क्या है, क्या चुनौतियां हैं, और हाँ, क्या समाधान सुझाए गए हैं। इन सब पर एक आलोचनात्मक नजर डालें, समझने की कोशिश करें कि जमीन पर इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले उन आंकड़ों पर बात करते हैं जो ये दिखाते हैं कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है जी। स्रोत के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जो महिला श्रम बल भागीदारी दर है, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसमें एक बड़ा उछाल आया है। हाँ, काफी बड़ा। 2017-18 में ये दर लगभग 22% थी और 2023-24 तक ये बढ़कर 40% के पार पहुंच गई है। ये तो लगभग दोगुना होने जैसा है। हाँ, यह आंकड़ा वाकई ध्यान खींचने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि महिलाएं अब संगठित और असंगठित दोनों ही तरह के कामों में पहले से कहीं ज्यादा संख्या में हिस्सा ले रही हैं। अच्छा। और सिर्फ दर बढ़ना ही नहीं, बल्कि इसी दौरान महिला बेरोजगारी दर भी घटी है। वो 5.6% से घटकर अब करीब 3.2% के आसपास आ गई है। ओह, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये जो बढ़ी हुई भागीदारी है, ये सिर्फ मजबूरी का नतीजा नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है। और आपने कहा संगठित और असंगठित दोनों। ये बढ़त क्या सिर्फ शहरों में है या गांवों में भी इसका असर दिख रहा है? स्रोत क्या कहता है? नहीं, ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्रोत तो कहता है कि ग्रामीण महिला रोजगार में तो जबरदस्त लगभग 96% की वृद्धि हुई है। 96%? हाँ, जो असाधारण है। शहरी क्षेत्रों में भी अच्छी बढ़ोतरी है, करीब 43%। और अगर हम शिक्षा के स्तर पर देखें तो जो ग्रेजुएट महिलाएं हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार पाने की क्षमता वो भी बेहतर हुई है। अच्छा। हाँ, 2013 में ये करीब 42% थी, जो 2024 में बढ़कर 47.5% के आसपास हो गई है। और जो हायर एजुकेशन वाली महिलाएं हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ऊपर, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR कहते हैं जिसे, यानी काम करने वाली आबादी का हिस्सा, वो भी 2017-18 के 34.4% से बढ़कर 2023-24 में 40% हो गया है। तो मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं भी अब ज्यादा काम से जुड़ रही हैं। बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। स्रोत में फॉर्मल वर्कफोर्स में महिलाओं के आने और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का भी जिक्र है। इन दोनों का क्या महत्व है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, पिछले 7 सालों में करीब 1.56 करोड़ महिलाओं का फॉर्मल वर्कफोर्स में शामिल होना ये अहम है। ये दिखाता है कि वो बेहतर नौकरियों, जहां शायद सोशल सिक्योरिटी भी हो, उस तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ ई श्रम पोर्टल, ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक नेशनल डेटाबेस है। इस पर 16 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का रजिस्टर होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वो सरकारी योजनाओं के दायरे में आती हैं। अच्छा, मतलब उनको एक पहचान मिलती है। हाँ, पहचान मिलती है और उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो ये दोनों चीजें मिलकर अर्थव्यवस्था में महिलाओं की जो भूमिका बढ़ रही है और जो ज्यादा पहचानी जा रही है, उसको दिखाती हैं। ये तो हुई भागीदारी की बात, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, पीआईबी का लेख एक और बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है कि महिलाएं अब सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की संचालक बन रही हैं। जी हाँ, ये बेनिफिशियरी से ड्राइवर वाला शिफ्ट। हाँ, तो स्रोत इस बदलाव को सरकारी पहलों और उनके नतीजों से कैसे जोड़ता है? हाँ, ये एक वैचारिक बदलाव है और स्रोत कई सरकारी पहलों का जिक्र करता है जो इस तरफ इशारा करती हैं, जैसे जेंडर बजट,
मतलब वो बजट जो खास तौर पर महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अलग रखा जाता है। स्रोत बताता है कि पिछले एक दशक में इसमें 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 400%? हाँ, 2013-14 में ये करीब 0.85 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 के लिए अनुमानित 4.49 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की जरूरतों और उनकी भूमिका को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अच्छा, और स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में क्या? आजकल स्टार्टअप्स की बहुत बात होती है। हाँ, वहाँ भी दिलचस्प ट्रेंड्स हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया योजना है। इसके तहत जो DPIIT है, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो स्टार्टअप्स को मान्यता देता है, जी, तो उनके द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग आधे स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। 50%? ये तो काफी है। हाँ, ये दिखाता है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। इसी तरह लखपति दीदी कार्यक्रम है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसका लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों मतलब SHG से जुड़ी महिलाओं की सालाना आय को 1 लाख रुपए से ऊपर ले जाना। स्रोत के मुताबिक ये लगभग 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुका है। 2 करोड़? जी, और इसे नमो ड्रोन दीदी जैसी पहल से भी जोड़ा जा रहा है। ये कृषि में महिलाओं के लिए नई टेक्नोलॉजी आधारित भूमिकाएं बना रही हैं। अच्छा, मतलब ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण वगैरह। हाँ, बिल्कुल। खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और MSMEs, मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उनके बारे में भी कुछ आंकड़े थे शायद। जी है, महिला नेतृत्व वाले MSMEs की संख्या भी लगभग दुगनी हुई है। 2010-11 में करीब 1 करोड़ थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1.92 करोड़ हो गई है। और अहम बात यह है कि इन उद्यमों ने हाल के सालों में, मतलब वित्त वर्ष 21 से 23 के बीच, महिलाओं के लिए करीब 89 लाख अतिरिक्त रोजगार भी पैदा किए हैं। अच्छा, तो ये रोजगार भी दे रहे हैं। बिल्कुल। वित्तीय समावेशन योजनाओं का भी जिक्र था, जैसे मुद्रा और PM स्वनिधि। इनका क्या असर रहा है? हाँ, मुद्रा योजना जो छोटे बिजनेस के लिए लोन देती है, उसके तहत दिए गए कुल लोन का लगभग 68% हिस्सा महिला उद्यमियों को मिला है। 68%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये रकम करीब 14.72 लाख करोड़ रुपए बनती हैं। और PM स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, उसमें भी करीब 44% लाभार्थी महिलाएं हैं। तो ये सब आंकड़े और पहले, इनसे जो तस्वीर बन रही है वो सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बल्कि एक सोच में बदलाव की है ना? आपने कहा महिलाओं के लिए विकास से पैसिव द्वारा विकास तक। बिल्कुल, और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। देखिए, महिलाओं के लिए विकास में अक्सर महिलाओं को योजनाओं का पैसिव रिसीवर, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता माना जाता है। हाँ। लेकिन महिलाओं द्वारा विकास इस बात पर जोर देता है कि महिलाएं खुद आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हैं। वो निर्णय ले रही हैं, उद्यमी बन रही हैं, लीडर बन रही हैं। वो न केवल विकास का फायदा उठा रही हैं, बल्कि विकास को दिशा भी दे रही हैं। ये बदलाव उनकी एजेंसी, उनकी क्षमता को स्वीकार करता है। तो ये बदलाव महत्वपूर्ण क्यों है? इसके व्यापक मायने क्या हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? इसके कई गहरे मतलब हैं। पहला तो ये, जैसा हमने कहा, ये महिलाओं की भूमिका बदलता है। वो सिर्फ सहायता पाने वाले नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाली एजेंट बन जाती हैं। एजेंट ऑफ चेंज। एग्जैक्टली। दूसरा, ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और उन गहरी सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देता है जो अक्सर महिलाओं को पीछे रखती हैं। हाँ, वो तो है। और इसी संदर्भ में स्रोत ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 का जिक्र करता है। उसमें भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर था। 131, काफी पीछे है। हाँ, ये दिखाता है कि अभी रास्ता लंबा है, लेकिन ये कदम उसी दिशा में है। और आर्थिक नजरिए से क्या इसके कोई आर्थिक फायदे भी हैं? हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार अगर भारत रोजगार में जो लैंगिक अंतर है, जो जेंडर गैप है, उसको पार दे, मतलब बराबर ले आए, हाँ, तो देश की GDP में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। 30%? ये तो जबरदस्त पोटेंशियल है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संभावित लाभ है। तो ये दिखाता है कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ सामाजिक न्याय का मामला नहीं है, ये स्मार्ट इकोनॉमिक्स भी है, कुशल अर्थनीति है। सही बात है। 30% GDP ग्रोथ मतलब बहुत कुछ बदल सकता है। निश्चित रूप से। इसके अलावा जब महिलाएं अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, तो इससे वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी आती है, विविधता आती है। हाँ। इससे उत्पादकता बढ़ती है,
नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। और जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं तो नीतियां और उत्पाद ज़्यादा समावेशी बनते हैं, ज़्यादा प्रभावी बनते हैं। हम्म। और अंततः ये सब मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, अपने जीवन पर कंट्रोल मिलता है, समाज में एक मजबूत आवाज मिलती है। यानी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक बेहतर समाज और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इस राह में चुनौतियां भी होंगी, मुश्किलें भी होंगी। पीआईबी का लेख किन मुख्य बाधाओं का जिक्र करता है? हाँ, जाहिर है चुनौतियां हैं, और स्रोत कई गंभीर चुनौतियों को बताता भी है जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो है सामाजिक और सुरक्षा संबंधी बाधाएं। जैसे? समाज में जो गहरी पैठ जमा चुकी पितृसत्तात्मक सोच है, वो महिलाओं की आज़ादी और उनके फैसले लेने की क्षमता को सीमित करती है। उन पर अवैतनिक घरेलू काम का एक बहुत बड़ा बोझ होता है। हाँ, अनपेड केयर वर्क। हाँ, फिर जल्दी शादी और खासकर व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर चिंताएं। स्रोत एक आंकड़ा देता है कि भारत में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के 51 मामले दर्ज होते हैं। हर घंटे 51 मामले? हाँ, ये तो डरावना है। हाँ, ये सब उनकी गतिशीलता, उनकी मोबिलिटी और अवसरों तक उनकी पहुंच को बाधित करते हैं। शिक्षा और स्किल के लेवल पर भी कुछ कमियां हैं? जी, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.4% थी, जो वैश्विक औसत से कम है। हालांकि इसमें सुधार जरूर हुआ होगा, लेकिन शिक्षा और खासकर हायर या टेक्निकल स्किल्स तक पहुंच में जो अंतर है वो अभी भी एक बाधा है। ये उन्हें बेहतर रोजगार के मौकों से वंचित रखता है। और राजनीति और कॉर्पोरेट जगत में उनका प्रतिनिधित्व, लीडरशिप रोल्स में? ये एक और बड़ी चुनौती है। संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत जो करीब 25% है, उससे काफी कम है। और यही हाल कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स का है या दूसरे इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग बॉडीज का। जब फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज ही कम होगी तो नीतियां उनकी जरूरतों को पूरी तरह से कैसे दर्शा पाएंगी? सही बात है। एक डिजिटल डिवाइड का भी जिक्र था शायद। हाँ, डिजिटल और तकनीकी बहिष्करण। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता तक बराबर पहुंचना होना, ये महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, सेवाओं तक पहुंचने में पीछे छोड़ सकता है। और जब महिलाएं काम पर जाती भी हैं तो कार्यस्थल पर भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। स्रोत कई मुद्दों का जिक्र करता है, जैसे असमान वेतन, यानी एक ही काम के लिए पुरुषों से कम सैलरी मिलना। जेंडर पे गैप। हाँ, ग्लास सीलिंग इफेक्ट, मतलब महिलाओं को टॉप पोजीशंस तक पहुंचने में अनदेखी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिर है वोकेशनल सेग्रीगेशन, यानी महिलाओं का कुछ खास, अक्सर कम वेतन वाले प्रोफेशंस में ही सिमट जाना। अच्छा। कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी और फॉर्मल और हाई स्किल सेक्टर में उनका कम प्रतिनिधित्व, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। ये सारी चुनौतियां तो एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। मतलब जैसे सुरक्षा की कमी है तो मोबिलिटी प्रभावित होती है, प्रतिनिधित्व कम है तो नीतियां वैसी नहीं बन पाती। आपने बिल्कुल सही समझा। ये समस्याएं अलग थलग नहीं हैं, बल्कि एक जटिल जाल बनाती हैं। ये इंटरलिंक्ड हैं। मिसाल के तौर पर, अगर ट्रांसपोर्ट सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं अच्छी नौकरी या शिक्षा का मौका होने पर भी घर से दूर जाने में हिचकिचा सकती हैं। हाँ। अगर घर पर देखभाल की जिम्मेदारियों का पूरा बोझ उन्हीं पर है तो उनके लिए फुल टाइम वर्कफोर्स में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक टुकड़ों में बटा हुआ नहीं, बल्कि एक समग्र, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। तो सवाल यही उठता है कि इन गहरी और आपस में जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालता है? क्या समाधान सुझाए गए हैं? जी हाँ, स्रोत कुछ समाधान भी सुझाता है। पहला जोर शिशु देखभाल और देखभाल अर्थव्यवस्था, यानी केयर इकोनॉमी पर है। केयर इकोनॉमी मतलब? हाँ, मतलब वो सेक्टर जो देखभाल की सेवाएं देता है, बच्चों की, बुजुर्गों की, बीमारों की। स्रोत कहता है कि एक नेशनल क्रिच ग्रिड बनाया जाए। वर्कप्लेस पर क्रिच की सुविधा अनिवार्य हो। जो केयर वर्कर्स हैं, जैसे आया, नर्स, उन्हें प्रोफेशनल दर्जा दिया जाए, उनकी स्किलिंग पर ध्यान हो। और जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए भी पेड मैटरनिटी लीव का विस्तार हो। अच्छा, ये सब कदम महिलाओं को काम जारी रखने में मदद करेंगे, खासकर मां बनने के बाद। बिल्कुल। दूसरा सुझाव बुनियादी ढांचे और डिजिटल समावेशन से जुड़ा है। इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जैसे सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी, आवास, उसमें जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग हो,
मतलब ये देखा जाए कि बजट बनाते और खर्च करते समय महिलाओं की जरूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। और साथ ही महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजिटल लिटरेसी अभियान जैसे पीएमजी दिशा है। हाँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। हाँ, उसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रूरल इंटरनेट योजनाओं के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, और प्रतिनिधित्व और शासन में सुधार के लिए क्या सुझाव है? स्रोत कहता है कि कॉरपोरेट बोर्ड्स, पंचायतें, एमएसएमई काउंसिल्स जैसे निकायों में महिलाओं के लिए जेंडर कोटा लागू करने पर विचार हो सकता है। कोटा? हाँ, या फिर ऐसे इंसेंटिव्स हों जो महिलाओं के समावेशन को बढ़ावा दें। जेंडर बजटिंग को लागू करने के लिए सरकारी अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर है। एक और दिलचस्प सुझाव था विकेंद्रीकृत लैंगिक योजना का, डिसेंट्रलाइज्ड जेंडर प्लानिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जेंडर एक्शन प्लान सिर्फ नेशनल लेवल पर ना बने, बल्कि जमीनी स्तर पर बने, ग्राम पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर। अच्छा, लोकल लेवल पे। हाँ, और ये प्लान ऊपर से थोपे ना जाएं, बल्कि महिला सभाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नेटवर्क से मिले इनपुट के आधार पर बने। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये योजनाएं महिलाओं के साथ मिलकर बने, को-क्रिएट हों। और फिर उन्हें लोकल एनुअल डेवलपमेंट प्लान और बजट में इंटीग्रेट किया जाए। इससे योजनाएं ज्यादा रेलेवेंट और असरदार होंगी। ये तो बॉटम अप अप्रोच हुआ एक तरह से। बिल्कुल। और आखिर में कार्यस्थल सुरक्षा और महिलाओं की गतिशीलता पर भी जोर था। हाँ, इसके लिए कहा गया है कि सुलभ और सुरक्षित जगहों के साथ महिला अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, और जो वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न रोकने का कानून है, पॉश एक्ट 2013, हाँ, पॉश एक्ट, उसके तहत इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज ICCs की स्थापना हो और वो प्रभावी ढंग से काम करें, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उत्पीड़न के प्रति जीरो टॉलरेंस की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, और शिक्षा, सशक्तिकरण, नीति सुधारों के जरिए जो सांस्कृतिक और संरचनात्मक हिंसा है उसे एड्रेस किया जाए। ये सभी समाधान तो काफी व्यापक लगते हैं, लेकिन क्या ये वाकई जमीन पर उतर पाएंगे? इनकी व्यावहारिकता कितनी है? देखिए, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, इन उपायों की सफलता इनके असरदार तरीके से लागू होने पर निर्भर करेगी। सिर्फ नीतियां बना देना काफी नहीं है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ही असल बात है। बिल्कुल, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना होगा। जैसे मैंने कहा, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट के बिना क्रैच की सुविधा का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। और वो जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाला पॉइंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोकल लेवल पर महिलाओं की भागीदारी और उनके साथ मिलकर योजनाएं बनाना ही शायद उनकी सफलता की कुंजी हो सकता है। चुनौती इन सभी पहलुओं को एक साथ साधने की है। तो कुल मिलाकर इस सब का क्या मतलब है? PIB का ये लेख यही रेखांकित कर रहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए महिलाएं भारत की आर्थिक यात्रा के लिए तेजी से केंद्रीय बन रही हैं। हाँ, वो सही मायनों में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं, जो न केवल सामाजिक प्रगति ला रही हैं, बल्कि ठोस आर्थिक विकास को भी गति दे रही हैं। जी। और जैसा हमने नेहरू जी के शब्दों से शुरुआत की थी, किसी राष्ट्र की स्थिति का आकलन उसकी महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है, तो ऐसा लगता है कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी भी कई चुनौतियों से पार पाना बाकी है। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक और विचार मेरे मन में आ रहा है, जिस पे शायद हमने सीधे तौर पे बात नहीं की। बताइए। सोचिए, अगर हम उस अवैतनिक घरेलू काम, मतलब अनपेड डोमेस्टिक वर्क के आर्थिक मूल्य को मापना शुरू कर दें, जिसका ज्यादातर बोझ आज भी महिलाएं ही उठाती हैं, और उसे नेशनल इनकम में गिने। ये तो काफी रैडिकल विचार है। तो अर्थव्यवस्था में महिलाओं के वास्तविक योगदान की हमारी समझ कितनी बदल जाएगी। ये ना सिर्फ उनके काम को एक पहचान देगा, बल्कि शायद नीतियों को भी प्रभावित करेगा कि कैसे इस बोझ को कम किया जाए या साझा किया जाए। हाँ, ये एक ऐसा पहलू जिस पे शायद भविष्य में और सोचने की जरूरत है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने। तो ये पूरी गहन चर्चा PIB में प्रकाशित लेख पर आधारित थी। UPSC उम्मीदवारों के लिए, जैसा हमने कहा, ये विषय पाठ्यक्रम के कई हिस्सों से जुड़ता है। सामाजिक मुद्दे, भारतीय अर्थव्यवस्था, शासन और बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से श्रोताओं को इस विषय की परतें खोलने और इसकी जटिलताओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई सवाल है या भविष्य में किसी और समसामयिक मुद्दे पर ऐसी ही विस्तृत चर्चा सुनना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।